हमारा खास शो ग्रोथ बूस्टर, क्या एग्री का है ब्राइट फ्यूचर, इसमें आपका स्वागत है। और ये कार्यक्रम आज हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि 1 फरवरी को बजट पेश होना है। क्या इस बजट में खेती किसानी पर ज्यादा फोकस होने वाला है? क्या किसानों के ऊपर सरकार ज्यादा फोकस करेगी? और अभी ताजा चुनौतियां एग्रीकल्चर सेक्टर की क्या क्या हैं, किसानों के सामने क्या मुश्किलें हैं और उसको दूर करने के लिए किस तरह के प्रयास, किस तरह के कदम सरकार की तरफ से उठाए जा सकते हैं, इसी पर हम बात करेंगे। और बातचीत के लिए हमारे साथ मेहमानों का एक खास पैनल है। हमारे साथ हैं सिराज हुसैन साहब, फॉर्मर एग्रीकल्चर सेक्रेटरी। हमारे साथ हैं पी चिंगल रेड्डी साहब, चीफ एडवाइजर CIFA के। और साथ ही हमारे साथ सिराज चौधरी हैं, MD और CEO NCML के। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और चर्चा की शुरुआत चिंगल रेड्डी साहब आपके साथ, चूंकि जो पहली प्री बजट मीटिंग हुई वित्त मंत्री की, तो किसानों के साथ सबसे पहली मीटिंग हुई थी और आप उस बैठक में शामिल थे। मतलब आपके साथ पहली मीटिंग हुई है, प्री बजट मीटिंग किसानों के साथ, जिसकी नुमाइंदगी आप कर रहे थे। आपने जो डिमांड रखी है सरकार के सामने, आपको क्या लगता है जितनी डिमांड आपकी तरफ से आई है उसमें से कौन कौन सी ऐसी डिमांड है आपकी जो आपको लगता है कि सरकार इस बजट में मान लेगी? देखिए, इस वक्त पिछले 3-4 साल में जो भी मुश्किलें पैदा हुआ देश में, डिमोनेटाइजेशन, कोविड की वजह से, यहाँ जो है खेती ने पूरा देश को साथ दी है। एग्रीकल्चर इकोनॉमी हैज सस्टेन्ड द एंटायर नेशन। मगर यहाँ एक जो नया इशू जो देश के सामने आए कि प्रोडक्शन ज्यादा हुआ और मार्केटिंग का प्रॉब्लम बहुत सारी हो गई। पिछले 1-2 साल से जो मोदी जी ने रिफॉर्म्स लाने के वास्ते कोशिश किए और वहाँ दिल्ली बॉर्डर के जो आंदोलन हुआ, रिफॉर्म्स का ये विथड्रॉ हुआ, इसका एक ही जो सबके सामने जो है एक इशू देश के सामने आ रहा कि हमारा तो पैदाइश है, प्रोडक्शन इज देयर, मगर प्रॉब्लम क्या है? मार्केटिंग का प्रॉब्लम। क्यों मार्केटिंग का प्रॉब्लम? मार्केटिंग में भी 1-2 है जो क्वालिटी का नहीं है और इंटरनेशनल मार्केटिंग और प्रोसेसिंग में जो है मुसीबत आ गए। हम जो फाइनेंस मिनिस्टर को ये दरखास्त किए, देखो इस वक्त एग्रीकल्चर मोर और लेस वी हैव स्टेबलाइज्ड, और इस वक्त आगे क्या 2-3 चीजें जो देश के सामने है, जो इस वक्त जो भी सब्सिडीज दे रहा उससे भी किसान खुश नहीं है और ज्यादा सब्सिडीज मांग रहा और लॉसेस का प्रॉब्लम आ रहा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बहुत हो गए, दाम सही नहीं आ रहा। तो ये इश्यू जो है फाइनेंस मिनिस्टर के सामने हम रखते हैं। और इसमें किसान एक जो है पॉलिसी रिफॉर्म्स और मार्केटिंग का प्रॉब्लम के अलावा किसान को हाउ टू, तो उसको जरा ज्यादा इनकम आने के वास्ते क्या क्या कर सकते, ये डेयरी का हो सकता, सोलर एनर्जी को लिंक अप करना। और सबसे बढ़िया प्रॉब्लम यह है कि देश के सामने हमारा खेती का टेक्नोलॉजी इस वक्त जो भी हमारे देश में जो हो रहा ना ICR का, ये बस नहीं होता। हम बाहर देशों से टेक्नोलॉजी लाना, क्यों बोले तो अभी जो हमने WTO में शामिल हो गए, बहुत साल से है, और आइंदा दिनों में जो है WTO को जो है हमने मुकाबला करना पड़ता। वहां क्या 2-3 चीज जो सामने आते कि हाउ टू इम्प्रूव द क्वालिटी, प्रोडक्टिविटी टू कॉम्पीट इंटरनेशनल। अब देखिए हमारा प्रोडक्टिविटी बहुत कम है, बहुत सारी चीजें, ऑलमोस्ट 30 ईयर से जो है कम। तो ये इश्यू जो है हमने किसान वो फाइनेंस मिनिस्टर के सामने रखे। ठीक है, देखते हैं कि इसमें से क्या क्या पूरा होता है। लेकिन सिराज हुसैन जी, अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं सर कि बहुत सारे एक्सपर्ट ये कह रहे हैं कि इस बजट में किसानों के ऊपर बड़ा फोकस हो सकता है, क्योंकि एक तो बहुत लंबा आंदोलन चला किसानों का कृषि कानूनों को लेकर, सरकार ने बाद में वो कानून वापस ले लिए। बड़ा जो मुद्दा किसानों ने उठाया था आंदोलन में, एक तो MSP को लेकर बहुत ज्यादा चर्चा हुई और MSP की कानूनी गारंटी की डिमांड की गई। हालांकि सरकार ने बार बार ये बात कही कि MSP है, MSP रहेगी, लेकिन फिर भी एक कंफ्यूजन MSP को लेकर बना रहा आखिर तक में भी। आपको लगता है कि इस बजट में सरकार कुछ ऐसा फॉर्मूला ला सकती है किसानों को भाव दिलाने के लिए, क्योंकि उसी के ऊपर ज्यादा चर्चा हो रही है, जिससे किसान भी इंश्योर हो जाए कि हाँ अब उनको MSP की एक तरह से गारंटी मिल गई है, या यूं कहें कि एक वाजिब भाव मिलने की बात पक्की हो गई है। क्या इसको लेकर कुछ आपको लगता है कि इस बजट में हो सकता है सर, प्राइसिंग को लेकर, किसानों को भाव देने को लेकर? सिराज जी।
जी, मुझे नहीं लगता कि इस तरह का कोई भी फैसला बजट में होगा या हो सकता है, क्योंकि ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स इशू है। मैंने अभी परसों जो मेरा आर्टिकल प्रिंट में छपा है उसमें ये समझाने की कोशिश की है कि इसमें क्या क्या मुश्किलात हैं इसको लीगल करने में। आप देखिए कि अभी जो पहला स्टेप था एक एक्सपर्ट कमेटी बनने का, वो भी नवंबर में ये अनाउंसमेंट हुआ था कि हम एक्सपर्ट कमेटी बनाएंगे, और आज तक कमेटी नहीं बनी। अब इलेक्शन अनाउंस हो गए, हो सकता है कि अब रिजल्ट आने के बाद ही उसमें कोई आगे की कार्रवाई हो। तो मुझे नहीं लगता कि एमएसपी के बारे में बजट में कोई प्रॉमिस आएगा। अच्छा, आपको नहीं लगता कि आएगा, लेकिन हुसैन साहब एक बात आप ठीक कह रहे हैं सर, इसमें बड़ा कॉम्प्लेक्स इशू है और इसमें इतनी आसानी से फैसला शायद मुमकिन ना हो। लेकिन चूंकि चुनाव भी है सर, हालांकि ठीक है कि बजट तो हर साल आता है, 1 फरवरी को आता है, लेकिन आपको नहीं लगता कि एक बड़ा केंद्र बिंदु या यूं कहें कि फोकस पॉइंट रहेगा एग्रीकल्चर सेक्टर इस बजट में? और अगर हाँ तो वो कौन कौन से पिन पॉइंट होंगे जहां पर सरकार का ज्यादा फोकस हो सकता है? देखिए, इस वक्त सरकार के लिए एक अच्छी सिचुएशन ये है कि ग्लोबल प्राइसेस काफी ऊंचे चल रहे हैं। उसकी वजह से इंडिया में भी जो प्राइसेस हैं, ज्यादातर कमोडिटीज के प्राइसेस एमएसपी के ऊपर चल रहे हैं। इसलिए इस वक्त प्राइसेस का इशू शायद उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि अब ये तो कयास आ रहा ही है, लेकिन मुझे लगता है कि गवर्नमेंट ई नैम को कुछ और अट्रैक्टिव बनाने के लिए और एपीएमसी सिस्टम को और मजबूत बनाने के लिए गवर्नमेंट कुछ कदम उठा सकती है। मुझे लगता है कि इस सारे एजिटेशन का एक रिजल्ट ये हुआ है कि गवर्नमेंट ने भी ये रियलाइज कर लिया होगा कि एपीएमसीज को हम मरने नहीं दे सकते हैं, एपीएमसीज को हमें जिंदा रखना है, मजबूत बनाना होगा। तो मुझे लगता है कि उसके सिलसिले में कुछ नए अनाउंसमेंट आ सकते हैं, और मैं ये उम्मीद करता हूं कि एक अनाउंसमेंट ये आएगा, आ सकता है, आना चाहिए कि वेयर हाउसिंग सेक्टर में डब्ल्यूडीआरए में रजिस्ट्रेशन कंपलसरी हो जाएगा। अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि वेयर हाउसिंग में डब्ल्यूडीआरए में रजिस्ट्रेशन कंपलसरी होने को लेकर इस बजट में कुछ आ सकता है। चूंकि वेयर हाउसिंग की आपने बात की, तो वेयर हाउसिंग के एक बड़े शख्स इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, सिराज चौधरी साहब, जो कि एनसीएमएल के एमडी सीईओ हैं। बड़ी वेयर हाउस की कंपनी है एनसीएमएल। तो सिराज चौधरी साहब, आप जरा बताएं, क्योंकि वेयर हाउसिंग, स्टोरेज, भंडारण भी एक बड़ा कंसर्न है देश में, और उसको लेकर के भी बीच में सवाल खड़े होते हैं। खास करके गेहूं चावल रखने की जगह नहीं होती है, कई बार इस तरह की खबरें आती हैं। तो आप जरा बताएं कि इसको एड्रेस करने के लिए आपके हिसाब से इस बजट में क्या होना चाहिए स्टोरेज को, वेयर हाउसिंग को एड्रेस करने के लिए? ऐसा है कि ये एक गलतफहमी है कि देश में स्टोरेज की कमी है। स्टोरेज की जितनी जरूरत है उससे ज्यादा स्टोरेज देश में है। समस्या सिर्फ ये होती है कि किसी समय कुछ जगहों पे स्टोरेज ज्यादा चाहिए होती है और बाकी समय में उनकी जरूरत नहीं होती है। तो इसलिए जरूरी ये है कि हमें ये पता होना चाहिए कि स्टोरेज कहाँ है, कितनी है, और उसको सही तरह से इस्तेमाल किया जा रहा है। क्योंकि ये भी बुरा होगा कि अगर हम बगैर जरूरत स्टोरेज में पैसा लगा दें तो एक हम बिला वजह का इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करेंगे, पैसा लगाएंगे, और वो लोगों को कोई मतलब वेस्टेज ही होगा, वो एनपीएस बन जाते हैं थोड़े दिनों बाद। और इस काम के लिए जो अभी सिराज हुसैन साहब ने कहा कि डब्ल्यूडीआरए का रोल बढ़ाया जा सकता है। अभी उसमें इस एक्ट में कुछ चीजें ऐसी हैं जिनसे लोग सहमत नहीं हैं और इसी वजह से उनका उसका पूरी तरह से उपयोग नहीं हो रहा है। क्योंकि डब्ल्यूडीआरए का एक बहुत बड़ा रोल जो कि एक बजट में भी मेरा मानना है जिसपे थोड़ा गौर देना चाहिए, वो ये है कि वेयरहाउस रिसीट फाइनेंसिंग बढ़ानी चाहिए। एग्रीकल्चर में फार्मर के पास अगर ये क्षमता है कि अगर मार्केट बढ़ रही है, जैसा कि अभी सही कहा सिराज हुसैन साहब ने कि इस वक्त हम उस दौर से गुजर रहे हैं जहां कमोडिटी के प्राइसेस बढ़े हुए हैं और इसलिए सरकार को न्यूनतम मूल्य पे माल या कोई भी क्रॉप खरीदने की जरूरत नजर नहीं आ रही है। और मगर इसके साथ ये भी जरूरी है कि वो मूल्य जो बाजार में चल रहा है वो किसान को मिले, और उसके लिए जरूरी है कि किसान को सही समय पे बाजार जाने का मौका हो, उसे पता हो कि उसे कब जाना चाहिए, और उसके लिए उसके पास ये क्षमता होना चाहिए कि उसको मजबूरी में बेचने की या जल्दी में बेचने की सिचुएशन में नहीं आना चाहिए। और जहां पे वो
फंडिंग, वेयरहाउस रिसीट फाइनेंसिंग का एक अहम रोल होता है, और वहां पे WDRA जो है वो एक सही रोल प्ले कर सकता है। दूसरा रोल जो WDRA प्ले कर सकता है, जो कि एक फिर वही मार्केटिंग की बात जो चेंगल रेड्डी साहब ने कही थी कि अगर ये अंदाजा रहे कि देश में किस वक्त किस चीज का कितना स्टॉक है, जो कि आप अगर एक रेगुलेटेड वेयरहाउसिंग अथॉरिटी के थ्रू काम कर रहे हैं, तो सरकार को ये आइडिया रह सकता है। तो उससे सबको ये अंदाजा हो सकता है कि भाई ड्यूटी कब बढ़ानी चाहिए, कब घटानी चाहिए, माल आएगा, माल नहीं आएगा। क्योंकि अभी क्या हो रहा है कि हम बहुत सी चीजों में, इधर हमने देखा पिछले सालों में, एक साल में कि किसी चीज पे कंट्रोल ऑर्डर लगा दिया गया, किसी चीज का इंपोर्ट की ड्यूटी घटा दी गई, किसी की बढ़ा दी गई। तो ये जो कहा जाए अनसर्टेनिटी रहती है, ये ट्रेड के लिए भी और किसान के लिए भी बहुत फायदेमंद नहीं होती है। और इस सबको अगर हमारे पास एक जरिया है जिससे कि हम स्टॉक मैनेज कर सकें, हम ये देख सकें कि हमारे पास कहाँ कितना माल पड़ा हुआ है, तो सरकार अपने फैसले अच्छे कर सकती है। ठीक है, तो मतलब आप कह रहे हैं कि इस तरह का रिफॉर्म वेयरहाउसिंग सेक्टर में होना चाहिए ताकि एक प्रॉपर मैनेजमेंट हो रख रखाव के लिए, ताकि जब जरूरत हो तो वो चीजें, वो कमोडिटी उपलब्ध उस वक्त पर सही जगह पर हो जाए। लेकिन रेड्डी साहब, एक बात मैं आपसे पूछना जी 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 हाँ, बोले यस जी। एक चीज मैं और जोड़ना चाहूंगा कि मैं वेयरहाउसिंग को अकेले एक भंडारण की तरह से की नजर से नहीं देखना चाहता हूं। वेयरहाउसिंग से बड़ी, एक बहुत बड़ी किसान की जरूरत है फाइनेंसिंग की, और किसान की और ट्रेड की, और उसके लिए जो बैंकों से जो वेयरहाउस रिसीट फाइनेंसिंग होती है और एक सिस्टम है कोलैटरल मैनेजमेंट का, उसको नियमित करने की बहुत आवश्यकता है। क्योंकि अभी क्या होता है कि बैंक जो है, अगर हम देखें पिछले 3-4 सालों में वेयरहाउस रिसीट फाइनेंसिंग जो है वो घट के लगभग 1/3 रह गई है पिछले 4 साल के मुकाबले। और ये जो है कहीं पे किसान के माल को मार्केट तक लाने में एक रुकावट बन जाती है, क्योंकि जो व्यापार है वो इसको अगर फंडिंग नहीं होती है तो किसान से माल नहीं खरीदता है, और किसान को अपना माल अपने पास रखना पड़ता है, जिसकी वजह से एक तो उसकी क्वालिटी का भी डिटीरिएशन होता है और उसको सही वक्त पे मार्केट का सही माल नहीं सही मूल्य नहीं मिल पाता है। हाँ, ये ठीक बात है। फाइनेंसिंग का एक मुद्दा तो है ही, लेकिन हाँ कि इसको लेकर के एक दूसरा पक्ष ये भी है कि बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि बहुत ट्रांसपेरेंसी नहीं है वेयर हाउस में, इसलिए भी उस सेक्टर में फाइनेंसिंग की दिक्कत आ रही है। ये अलग मसला, इसके ऊपर अलग डिबेट हो सकता है। लेकिन रेड्डी साहब, एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपने कहा कि प्रायोरिटी सेक्टर लोन में 25% की बढ़ोतरी हो। अगर ये हो जाएगा तो क्या फर्क पड़ेगा सर किसानों की सेहत पे? खास करके मैं उन छोटे किसानों के बारे में पूछ रहा हूं जिसकी पहुंच बैंकों तक आसानी से नहीं हो पाती है। कि इसमें लीगल इश्यूज आ गए। पहले जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का जो मामला है ना, उसमें जो है वो कुछ लिटिगेशन है, और कोई किसान लिख के दिए तो फिर जमीन वापस नहीं देते। सबसे बढ़िया प्रॉब्लम जो है, 2-4 फंडामेंटल प्रॉब्लम जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सामने है। देखिए, अभी चौधरी साहब ने बोले, कब गवर्नमेंट क्या करते किसी को नहीं मालूम। मेरे ख्याल से 2-3 हफ्ते के पहले जो है अचानक जो है कमोडिटी मार्केट को बंद कर दिए। 2 महीने पहले प्याज को एक्सपोर्ट करना बंद कर। ये बिल्कुल ठीक नहीं। अब देखिए, ये जो बजट में हो सकता है, बजट का मतलब ये नहीं है सिर्फ फाइनेंशियल एलोकेशन का। बजट का मतलब अभी कंपलसरी ये है कि मोदी सरकार ने जो है आइंदा 2-3 साल में कैसे हाउ टू रिजॉल्व दिस कॉन्फ्लिक्टिंग इश्यूज। अब देखिए, तेलंगाना में स्टेट गवर्नमेंट जो है इतना सारी पानी दिए और पैसे दिए, प्रोडक्शन 300% हो गए, और बेचने का प्रॉब्लम आप स्टेट गवर्नमेंट के सामने नहीं रख सकते ना। चावल हो, कोई भी हो, अब देश का पूरा की पूरा कहाँ कौन से कितना प्रोडक्शन हो रहा है उसका सामना डिटेल जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास लेना, और जो उसको जो वट एवर द चेंजेस दे वांट। सबसे बढ़िया मैं चाहता हूं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 2 चीज की जरूरत है भाई। देखो, मैं चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जो है एक एग्रीकल्चर एडवाइजरी कमेटी को कंपलसरी एस्टैब्लिश करना चाहिए। ये जो कमिटीज गिमटीज का मामला नहीं चलते इस वक्त देश में। क्यों बोले तो प्रोडक्शन, आज देश का प्रॉब्लम यह है एक्सेस प्रोडक्शन हो गए, क्वालिटी नहीं है, वो प्रॉब्लम आ गए। और WTO जो है 20-30 साल से हमारे सामने पड़ा हुआ। अब देश, आप हमारे ये देखिए, इंडस्ट्री सर्विस में एक्सपोर्ट करे तो आप इंसेंटिव दे रहा कि अच्छा एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट में क्या इंसेंटिव दे रहे हैं, क्यों ऐसा इंसेंटिव नहीं दे सकते आप?
ये जो है, देखिए इन्होंने एक चीज हमने पक्का बताना चाहते हैं, इंसेंटिव के ऊपर भी सरकार को फोकस करना चाहिए, ये बहुत जरूरी बात है। माफी चाहूंगा सर, वक्त कम है, बाकी मेहमान भी हैं, आपने बहुत वैलिड पॉइंट उठाया है, देखते हैं इसके ऊपर आगे क्या होता है। लेकिन सिराज हुसैन जी, एक बात सर मैं आपसे अगर डायरेक्टली पूछूं, क्योंकि बहुत सारे इश्यूज हैं अभी एग्रीकल्चर को लेकर, फार्मर को लेकर, लेकिन आपके हिसाब से इस वक्त सबसे ज्यादा चैलेंज एग्रीकल्चर में किस मोर्चे पर है, जिसको कि आपको लगता हो कि सरकार को एड्रेस करना चाहिए, और अगर वो इशू एड्रेस नहीं होता है तो फिर कोई मतलब नहीं रह जाएगा एग्रीकल्चर रिफॉर्म को लेकर? आपके हिसाब से सबसे ज्यादा अभी रेलिवेंट प्रॉब्लम क्या है फार्मर के सामने या एग्रीकल्चर के सामने? मैं समझता हूं कि एग्रो इकोलॉजी का जो इशू है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, और उसमें सरकार को ही कदम उठाना पड़ेगा, केंद्रीय सरकार और राज्य सरकारों को मिलके। और वो उतना आसान नहीं है, ये बात सही है, लेकिन हम ये समझते हैं कि कोई ना कोई पहल इसमें केंद्र सरकार की तरफ से बजट में आनी चाहिए, जिससे कि जिन इलाकों के लिए जो फसलें ज्यादा मुनासिब हैं उनके लिए किसानों को सफिशिएंट इंसेंटिव्स हों और बाकी फसलें उगाने के लिए डिसइंसेंटिव हो। अब सिराज चौधरी जी, मैं आपसे एक सवाल सर पूछना चाहता हूं फूड प्रोसेसिंग को लेकर के। अभी जो फूड प्रोसेसिंग के हालात हैं देश में वो बहुत बेहतर नहीं है। एक अनुमान के मुताबिक कुल उपज का करीब करीब 3% की ही प्रोसेसिंग हो पाती है। कुल कृषि उपज का करीब 10 से 25% का नुकसान हो जाता है। दूध, मांस, मछली और अंडे की बर्बादी सबसे ज्यादा होती है। फल सब्जियों में करीब 30 से 40% की बर्बादी होती है। इस प्रॉब्लम को एड्रेस करने के लिए, क्योंकि ये कहा जाता है कि अगर किसानों की आमदनी ज्यादा करनी है, बढ़ानी है, तो आपको फूड प्रोसेसिंग के ऊपर भी फोकस करना होगा। इस पर कैसे ध्यान दिया जाए? इसमें दो चीजें हैं मृत्युंजय। एक तो यह है कि अभी जो एक हेल्दी ईटिंग का जो एक जोर चल रहा है, जिसके तहत बहुत सी फूड प्रोसेसिंग जो पहले मानी जाती थी कि होना चाहिए, उस पे कहीं पे कुछ संकोच आ गया है कि वो क्या वाकई में भारत की जनता के लिए सही खाना है। मगर ये एक तरफ है। दूसरी तरफ ये है कि हमें एक जो प्राइमरी प्रोसेसिंग और दूसरा खास करके फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को कम से कम वेस्टेज के साथ मास मार्केट तक ले जाने के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, चाहे वो वेयरहाउसिंग का हो, कोल्ड चेन का हो, रीफर ट्रांसपोर्टेशन का हो, इसमें इन्वेस्टमेंट और खास करके इसकी फाइनेंसिंग के लिए जो व्यवस्था की गई है उसको बढ़ाने की जरूरत है। एक अच्छी बात यह हो रही है कि आज पिछले 1-2 सालों में देश में एग्री टेक के चलते काफी इन्वेस्टमेंट आ रहा है, और ये पैसा जो आ रहा है, ये जो मैं कहता हूं एक रिस्क कैपिटल होता है जो आपके भविष्य के प्लान्स पे इन्वेस्ट करता है, और इसको इनकरेज करने की जरूरत है, क्योंकि ये वो इन्वेस्टमेंट है जो खास करके मार्केट के लिए आ रहा है। इसमें ज्यादातर कंपनियां जिनके पास पैसा आ रहे हैं वो किसानों को बेहतर खेती से लेके और उनके प्रोड्यूस को मार्केट तक सही समय में और उनको सही दाम दिलाने की कोशिश के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। और ये इसको इनकरेज करना चाहिए, इसको जो भी इंसेंटिव देने चाहिए वो मुझे उम्मीद है कि गवर्नमेंट इस बजट में सोचेगी। और खास करके जो मैंने कहा कि फाइनेंसिंग की बात है, वो बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि इसमें सब में इन्वेस्टमेंट लगता है और ये सारी इंडस्ट्री बड़ी हाई रिस्क और लो रिटर्न की है, तो इसमें पैसा लगाते हुए इन लोग डरते हैं। ठीक बात, ठीक बात है। अब एक बड़ा मुद्दा सिराज हुसैन साहब इरिगेशन का है, सिंचाई का है, और देश में अभी भी करीब करीब 50% जो सिंचाई की व्यवस्था है वो पुख्ता नहीं है। और अभी भी आप देखिए कि ट्यूबवेल या भूजल पर 60% से ज्यादा डिपेंडेंसी है सिंचाई को लेकर के। इस प्रॉब्लम को कैसे एड्रेस किया जाए सर? ये कितना बड़ा प्रॉब्लम आप मानते हैं खेती के लिए, और क्या इसको लेकर कुछ ऐलान या कुछ कदम सरकार को तत्काल प्रभाव से उठाने चाहिए? देखिए, इसमें मोदी गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस शुरू से ही बहुत अच्छी रही है, और प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना लॉन्च की गई थी, जिसमें ये टारगेट रखा गया था कि जो 100 प्रोजेक्ट हैं जो काफी हद तक कंप्लीट हैं, 70-75% कंप्लीट हैं, उनको पहले ध्यान दिए कि कंप्लीट किया जाए। और अभी यूपी में 2 प्रोजेक्ट कंप्लीट भी हुए हैं शारदा सहायक के। तो मुझे लगता है कि वो एक बहुत अच्छा कदम है। मगर इसी के साथ साथ हम माइक्रो इरिगेशन पर भी जो हमारा बजट एलोकेशन है उसको बढ़ा सकते हैं, क्योंकि माइक्रो इरिगेशन सिर्फ महाराष्ट्र, कर्नाटका, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में कामयाब है। बाकी नॉर्थ इंडिया में कुछ ज्यादा उसकी तरफ ना तो राज्य सरकारें ध्यान दे रही हैं
और ना ही किसानों को उसका बहुत ज्यादा रियलाइजेशन है, और काफी पानी बर्बाद होता है फ्लड इरिगेशन के माध्यम से। तो मुझे लगता है कि हॉर्टिकल्चर में खास तौर से माइक्रो इरिगेशन की तरफ ज्यादा ध्यान दिया जा सकता है। तो आप कह रहे हैं कि हॉर्टिकल्चर में माइक्रो इरिगेशन की तरफ ज्यादा फोकस करने की जरूरत है। अब आखिरी सवाल रेड्डी साहब आपसे मेरा ये होगा, हमने ये जो सारी बातें की हैं ये एक लॉन्ग टर्म की पॉलिसी की बातें हैं, लेकिन एक छोटे किसान को क्या चाहिए? छोटा किसान तत्काल प्रभाव से क्या चाहता है? छोटा किसान ये चाहता है कि जहां वो खेती करता है उसके आसपास में मार्केट उपलब्ध हो, उन्हें अच्छा भाव मिल जाए और आगे अच्छे भाव की गारंटी मिले। मतलब अगर कुछ मान लीजिए कुछ नेचुरल हो जाता है, बेमौसम बारिश हो जाती है या कुछ और दिक्कत आ जाती है तो उनको कोई बड़ा नुकसान ना हो, ये 2-3 चीजें उनको श्योरिटी चाहिए। तो इन 2-3 बातों के लिए आपके हिसाब से क्या कुछ इस बजट में हो सकता है, होना चाहिए, और अगर हाँ तो क्या? संक्षेप में जवाब दें सर। देखिए, ये तो बिल्कुल करेक्ट है, मगर आप एक चीज याद रखना, ये छोटी बड़ी किसान की बात नहीं है। इस वक्त जो है बीज मिल रहा, फर्टिलाइजर मिल रहा, पेस्टिसाइड्स मिल रहा और प्रोडक्शन जो है यूनिफॉर्म हो रहा है, तो छोटे किसान हो बड़े किसान, सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह था कि इसको अभी आपने हमारे सिराज साहब ने बोले थे कि हाउ टू प्रोसेस। इसमें मेरे ख्याल से गवर्नमेंट को ये बजट में प्राइवेट सेक्टर को लाना है। मेरा अंदाजा है गवर्नमेंट प्लान की हम तो बहुत देख लिया, ये बैंक्स है, इंश्योरेंस कंपनीज है, प्रोक्योरमेंट इंस्टीट्यूशन है, इन सब के अलावा साथ ही साथ अगर ये गवर्नमेंट ये प्लान में अगर प्राइवेट सेक्टर एफडीआई को जरा ज्यादा इंटरेस्ट लेके उसको जरा इंसेंटिव देके अगर एनकरेज किया ना, ऑटोमेटिकली जो छोटी किसान को भी फायदा आता है। देखिए, तो कोई शुगर फैक्ट्री, कोई डेयरी हो, वहां छोटी किसान की बात नहीं आते होते, सब लोगों को यही वही फायदा होता, जो टेक्नोलॉजी हो, दाम हो। तो इसलिए मेरा सजेशन है कि अगर ये गवर्नमेंट वाले कुछ रिफॉर्म्स ला सकते, क्या ये रिफॉर्म जो है पहले फार्मर प्रोड्यूसर कंपनीज लगे, उसमें जो है थोड़ा रूल्स का रेगुलेशन को जरा यू हैव टू मेक इट फार्मर फ्रेंडली। ऐसी चीजें, इसी देखिए पिछले 4, 5, 6, 7 साल में मोदी जी बहुत कोशिश की है किसान के वास्ते, मगर सबसे बढ़िया प्रॉब्लम है चिकन नेक का प्रॉब्लम। ठीक है सर, जो भी प्रोग्राम को इम्प्लीमेंटेशन में मुसीबत है, इसको जरा अगर दूर करके कुछ छोटी सी एडमिनिस्ट्रेटिव अगर पॉलिसी डिसीजन लिए तो बहुत अच्छा रहता। ओके, हाँ ठीक है, ओके, बहुत महत्वपूर्ण सुझाव। देखते हैं कि इस बजट में क्या कुछ होता है, लेकिन एक बात तो पक्की है कि 1 फरवरी को जब बजट पेश होगा तो खेती किसानी इस बार एक ज्यादा बेहतर भूमिका में रह सकती है सरकार की प्राथमिकता में भी। देखते हैं कि क्या कुछ ऐलान हो सकते हैं, क्या क्या चैलेंजेज हैं, हमारे एक्सपर्ट ने बताया है, और उसको एड्रेस करने के लिए सरकार क्या कुछ ऐलान करती है। बहुत शुक्रिया सिराज हुसैन साहब आपका, सिराज चौधरी साहब आपका और पी चंगल रेड्डी साहब आपका हमारे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए।